देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाया है, फुल कोर्स का बता रहा हूं, ये पूरा फुल कोर्स का है, ऐसा कैसा टेबल मैंने फुल कोर्स में भी लिखा है। नंबर 1 हमने पढ़ा है ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा है। दूसरा सडन शॉर्ट सर्क्यूट ऑफ एन अनलोडेड जनरेटर, जब जनरेटर लोडेड नहीं, नो लोड पे है या अनलोडेड है, उस टाइम पे शॉर्ट सर्क्यूट हो रहा है फॉल्ट, तो किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। थर्ड नंबर है स्टेप्स देखी थी हमने कि फॉल्ट करंट या फिर हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट करंट, एक ही बात है, फॉल्ट एमवीए या फिर एमवीए शॉर्ट सर्क्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ नंबर हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ सर्क्यूट ब्रेकर कैसा है, फिर क्वेश्चन डिस्कशन देखे। फिर हमने देखा फॉल्ट अंडर लोडेड कंडीशन कैसे होगा, वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद करंट लिमिटिंग रिएक्टर हम लोगों ने लगाया और उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए। तो 8 हिस्सों में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एक एक न्यूमेरिकल, कन्वेंशनल अप्रोच वाले न्यूमेरिकल, सब कुछ बहुत बढ़िया से देखे। ठीक है, तो अब यहां पे एक एक करके ऐसे हिस्से में नहीं चलेंगे हम लोग। मैं क्या करूंगा, अभी क्विकली आपको इन सारी चीजों के 8 पॉइंट को समराइज कर दूंगा, है ना। तो नंबर 1 चलते हैं हम लोग समरी के उसमें कि ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, है ना। ये जो दो टॉपिक है हमारे, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, थोड़े से कनेक्टेड है, इस वजह से मैंने शॉर्ट समरी में यहीं पे एक साथ बता दिया है। देखो याद हो जाए, थोड़ा थोड़ा थ्योरी याद आते जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो एक सोर्स लगा था Vm sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हमारा R प्लस JX था, और यहां पे एक स्विच लगा था जो कि सडन शॉर्ट सर्क्यूट से T इक्वल टू 0 पे 0 होता था। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही 0 होगा तो यहां पर क्या होगा, कोई भी फॉल्ट आता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जनरेटर साइड से आ रहा है, बाकी कुछ एनर्जी आपकी हमारी ट्रांसमिशन लाइन या फिर लोड साइड में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, वो डिसिपेट होती है, जिसका नेचर हम क्या बोलते हैं, डीसी ऑफसेट करंट। इसका मतलब जो हमारा टोटल करंट होता है उसमें एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों आते हैं। एसी कंपोनेंट को हम लोग सिमेट्रिकल स्टेडी स्टेट वैल्यू भी बोलते हैं और डीसी को बोलते हैं डीसी ऑफसेट करंट। तो ये जो करंट है हमारा टोटल करंट, इसमें एसी और डीसी ऑफसेट करंट दोनों रहेगा। एसी सिमेट्रिकल बोलेंगे और डीसी को ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, बट डीसी का जो कंपोनेंट है वो एक्सपोनेंशियली डीके नेचर का होता है, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं जब इन दोनों को एसी और डीसी जब दोनों आए हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग असिमेट्रिक नेचर। याद है आपको, मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था, मैं ग्राफ प्लॉट नहीं करना चाहता पूरी तरीके से। देखो ये एसी के प्लॉट बनाए थे, ये एकदम, है ना, और डीसी का इस तरीके से प्लॉट था, ये एक्सपोनेंशियल डीके अच्छे से नहीं बनाया, थोड़ा सा नीचे नहीं जाएगा, है ना। और इन दोनों को जब लिया था मैंने तो ये थोड़े से ये इस तरीके से आ रहा था। तो ये शुरुआत में कुछ हिस्सों में क्या हो रहा था, जहां पे एसी और डीसी का ठीक ठाक लेवल है, जहां पे इन दोनों करंट को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक नेचर बोलते हैं, असिमेट्रिक। थोड़ी देर बाद जो डीसी कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, तो आफ्टर फ्यू साइकिल सिर्फ और सिर्फ एसी बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल करंट बोलते हैं। ये पूरे डेरिवेशंस वगैरह बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो डीसी कंपोनेंट है ना, डीसी कंपोनेंट, इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि डीसी ऑफसेट को एक्सपेरिमेंटली फिर हम लोगों ने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद एक इंपिरिकल डिजिट से रिप्लेस कर दिया। हमने बोला कि बार बार ये डीसी की कैलकुलेशन काहे के लिए करना, हमने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसको बाद में देखना है ना। हमने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक पर्टिकुलर फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया, है ना। बार बार डीसी को एनालिसिस करने की बजाय हमने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, इंपिरिकल डिजिट होती है वो, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है। चलो, तो उसके बारे में यहां पे चर्चा करता हूं। इतना समझ में आया अभी आपको कि असिमेट्रिकल क्या है, एसी प्लस डीसी। थोड़ी देर बाद कुछ साइकिल्स के बाद जब डीसी डीके हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, एसी, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, चलो इसको बाद में देखेंगे, है ना। अब देखो करंट दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के करंट में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम मोमेंटरली करंट, जिसको IMM भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सिमेट्रिकल करंट। तो हमने देखा था कि इसको जब हम लोगों ने पूरी तरीके से एनालिसिस किया और इसका मैक्सिमम देखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे फॉल्ट होता है, जिस टाइम पे फॉल्ट होगा, तो ये हुआ, ये फॉल्ट पॉइंट है T इक्वल टू 0 प्लस पे, तो उस टाइम मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे डेरिवेशन के हिसाब से क्या आया था, 2 into Vm/Z। जो Vm/Z है आपका, जो Vm/Z है उसका भी 2 टाइम्स आया था, जिसको हम लोग डबलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं।
है ना, और ये हम लोग कुछ अजम्पशन माने थे, नो लोड माने थे, तब जाके आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि जैसे मोमेंटरली जब ये हम लोग जब मैक्सिमम मोमेंटरली करंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे जो हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्टेंसेस लेंगे वो सारे के सारे कौन से लेंगे, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस लेंगे। और इसमें जो डीसी का नेचर रहेगा उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा ले लेंगे हम लोग, 1.6, कभी कभी 1.8 भी हो जाता है, बट मेजरली हम लोग 1.6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं। तो देखो मैंने आई असिमेट्रिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.8 या फिर 1.6 ऑफ आई सिमेट्रिक। तो ये डीसी को हम लोगों ने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, कंपनसेट कर दिया। ठीक है, दूसरा है कि सिमेट्रिकल करंट। सिमेट्रिकल करंट क्या होता है, एसी करंट होता है। अच्छा, एसी करंट क्या होगा, आई एफ डबल डैश इक्वल टू ईजी डिवाइडेड बाय सब ट्रांजिएंट के टाइम पे जो रिएक्टेंसेस हम लोगों ने लिया है उस टाइम पे जो करंट होगा। ये जो डबल डैश है इसका मतलब है ये सब ट्रांजिएंट स्टेट को डिनोट करता है। देखो डबल डैश सब ट्रांजिएंट को, सिंगल डैश ट्रांजिएंट को, और कुछ भी डैश नहीं है तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट को। ये पता होगी आपको बात। अच्छा, अब क्या होता है, सिमेट्रिकल वाले करंट में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जनरेटर और मोटर को अलग अलग। जब जनरेटर की बात होगी तो वहां कौन सा रिएक्टेंस लेना है आपको, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेना है। बट जब मोटर की बात करेंगे तो वहां पे ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेना है ना। याद है हमने फुल कोर्स में क्वेश्चन भी करा था कि मोटर के क्रॉस फॉल्ट वोल्ट हो रहा था और हमें फॉल्ट करंट या कुछ ऐसा मोटर की साइड से पूछा था, तो उस टाइम पे हमने मोटर का ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लिया था। आई थिंक 30% ट्रांजिएंट रिएक्टेंस था उस टाइम पे। ठीक है, तो जनरेटर में ऑलवेज हम क्या करेंगे, जनरेटर में ऑलवेज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेंगे और मोटर में कौन सा लेंगे, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेंगे। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिपेंड करेगा कि सर्किट ब्रेकर के साइकिल क्या है, मतलब कितने साइकिल्स की बात है ना। तो अगर दो साइकिल, एक जैसे फॉल्ट आया 2 साइकिल के बाद अगर देखना है तो 1.43 साइकिल, जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जाएंगे मतलब थोड़ा सा डिले हो चुका है, तो डिले होते जाएगा। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम होते जा रहा है, इसका मतलब डीसी आपका डीके होते जा रहा है। आई बात समझ में। तो आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, पूरा का पूरा मैंने 5-6 लेक्चर्स के अंदर डेरिवेशन करे थे, वो पूरा का पूरा समरी मैंने एक स्लाइड पे बताने की कोशिश करी है आपको सारी की सारी। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब मैक्सिमम मोमेंटरली करंट जब हम लोग ले रहे हैं, है ना, उस टाइम पे हमें कौन से सारे के सारे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस लेना है। बट सिमेट्रिकल करंट के टाइम पे जनरेटर और मोटर, जनरेटर में ऑलवेज सब ट्रांजिएंट, बट मोटर में क्या करना है आपको, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेना है। और बाकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिपेंड करेगा सर्किट ब्रेकर के साइकिल क्या है। और नहीं गिवन हो कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट वैसे तो गिवन रहेगा, गेट एग्जामिनेशन में सब चीजें नहीं होती है, सारे डेटा गिवन होता है ना, कि कितने साइकिल के लिए पूछा है, क्या पूछा। ऑलरेडी हम लोगों ने इन सब पे न्यूमेरिकल करे, एक एक न्यूमेरिकल सब पे करा हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं, सपोज करो आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट, ये जो डीसी कंपोनेंट है इसका मैक्सिमम करंट क्या है, तो आप बोलोगे Vm/Z। सर मैक्सिमम पीक करंट यही है Vm/Z। तो अच्छा देखो मैं Vm को क्या ऐसा लिख सकता हूं, Vm क्या है, पीक वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज को √2 टाइम्स ऑफ Vrms, है ना, लिख सकता हूं क्योंकि Vrms इक्वल टू क्या होता है, Vm/√2, तो √2 इंटू Vrms लिख सकता हूं। और ये इंपीडेंस क्या है, ये सब मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट, मतलब इस टाइम पे कौन सी सब ट्रांजिएंट स्टेट आ रही है, तो XD डबल डैश मैंने बोल दिया। ठीक है, अब मैं Vrms को रिप्लेस करके EG डिवाइडेड बाय XD डबल डैश, EG मतलब हमारा जनरेटर का जो वोल्टेज है वो ले लिया हम लोगों ने, और इसको EG डिवाइडेड बाय XD डबल डैश को मैं क्या बोल दूंगा, फॉल्ट करंट IF डबल डैश। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, IF डबल डैश क्या, EG डिवाइडेड बाय XD डबल डैश। तो इसका मतलब है कि ID मैक्सिमम पॉसिबल डीसी करंट कितना है, √2 टाइम्स ऑफ I डबल डैश। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने फुल कोर्स में कराया है, इवन वहां पे तो मैंने और भी बहुत सारी चीजें पूछी थी, उसका बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं बनता, बट कन्वेंशनल में ESC वगैरह कन्वेंशनल में आते हैं, बट गेट में बहुत फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन यहां से नहीं है, बट ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन सब को मैंने बहुत अच्छे से डिराइव किया। अब ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होंगे कि जो चीजें कुछ नहीं समझे होंगे, इसका मतलब आपने फुल कोर्स में चीजें नहीं की है, क्योंकि अब मेरा भी एक लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में आपको चीजें नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि ये इस सीरीज का फिर पर्पस बदल जाएगा। ऑलरेडी मैं हर चीज को डिफाइन कर चुका हूं, मैंने कोशिश करी है कम से कम 5-6 दिन लगे इनको सबको मैंने कॉम्पैक्ट करने में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कम टाइम में आप तक पहुंच सके, तो इस वजह से मैंने पूरी स्लाइड आपके लिए लिख दी है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
सो नेक्स्ट है सडन शॉर्ट सर्क्यूट ऑफ एन अनलोडेड जनरेटर। अनलोडेड जनरेटर के ऊपर अगर सडनली शॉर्ट सर्क्यूट होगा तो कैसे एनालिसिस करते हैं। याद है आपको, हम लोगों ने ऐसे 3 डायग्राम बनाए थे, मैंने तभी यहाँ पे एक ही शो कर रहा था, इसमें डेम्पर बार वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, लीकेज करंट और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, नॉट लीकेज करंट, लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, ये पूरा सिंक्रोनस मशीन का मैंने आपको डिटेल वर्जन बता रखा है फुल कोर्स में। और इसमें 3 रिएक्टेंसेस थे और इन रिएक्टेंसेस में कौन बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा, एक्सिट डबल डैश सबसे छोटा है ना। डबल डैश का मतलब सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आईडी डबल डैश, आईडी डैश और आईडी, इनके करंट भी निकाले और करंट में सबसे बड़ा कौन है, आईडी डबल डैश। तो सब ट्रांजिएंट करंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका रिएक्टेंस सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एनालिसिस याद आ गया होगा आपको। ये मशीन में भी पढ़ते हैं, पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और अब देखो चीजें क्या है कि आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें एक चीज लिखी रहेगी, सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन। तो एक चीज बता देता हूं, देखो क्या होगा कि इस तरीके से आपको डायग्राम आया, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर और मोटर। और ये मोटर क्या, अभी सिस्टम क्या, अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन का मतलब है कि मोटर जस्ट कनेक्ट है, आपकी मोटर जस्ट कनेक्ट है और इस पे कोई भी लोडिंग नहीं है, इस पे कोई भी नो लोड कंडीशन है। अब देखो आपको पता है कि नो लोड कंडीशन पे भी मोटर अगर नो लोड पे भी होती है तो कुछ एम्पेयर करंट तो ड्रॉ करती है, बट वो करंट जो है लोड जब लगाओगे और लोड जो करंट, फिर मोटर जो करंट ड्रॉ करेगी उसके कंपैरिजन में नो लोड पे जो करंट ड्रॉ कर रही है वो बहुत ही कम है। तो नो लोड करंट हमेशा बहुत कम होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन होता है तो जो लोड करंट है, जो स्मॉल अमाउंट है, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं क्योंकि फॉल्ट करंट की तुलना में वो करंट बहुत ही कम होता है। बट जब सिस्टम लोडेड होगा, है ना, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, जब सिस्टम लोडेड होगा तब हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहां तो मोटर लगी है तो हम नो लोड कैसे माने। तो वैसे तो मैं बता दूं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ब्रैकेट में या कहीं पर भी कि एज्यूम सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन, ऐसा लिखा रहेगा। और अगर नहीं लिखा रहे और कोई भी मोटर, कोई भी लोड नहीं, लोड मतलब यहां पे मोटर का रेटिंग गिवन होगा कि सपोज करो ऐसा गिवन होगा 11 किलोवोल्ट, 11 किलोवोल्ट 5 MVA या 5 KVA, जो भी मोटर का रेटिंग गिवन होगा, बट उसके साथ में ये नहीं लिखा रहेगा कि मोटर करंट ड्रॉ कर रही है, लोड इतने मेगावाट पावर का लोड लगा है, इतने पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है। ये जब तक नहीं लिखा रहा है, जब तक हम लोग इसको क्या मानेंगे, नो लोड पे कनेक्टेड है। क्योंकि स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मोटर तो कनेक्टेड है तो कुछ तो होगा, नहीं मोटर कनेक्टेड बट उस मोटर से मोटर खाली चल रही है, शाफ्ट सिर्फ घूम रहा है, बट उस शाफ्ट के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया है। ठीक है, तो शाफ्ट घूमते टाइम पे, सिर्फ घूमते टाइम पे नो लोड, हल्का सा नो लोड करंट लेता है, जब लोड लगा दोगे तो ज्यादा करंट लेगा, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग तो हमने मशीन में भी देखी। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं क्योंकि स्टूडेंट सोच नहीं पाते उस डायरेक्शन में। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे और रिएक्टेंस डायग्राम में सपोज करो यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो फॉल्ट यहाँ पे हुआ है और नो लोड कंडीशन पे ये मानेंगे कि जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है, फॉल्ट होने के पहले जो वोल्टेज है उसको हमें क्या मानना है, 1 पर यूनिट। जब सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन पे हो तो प्री फॉल्ट वोल्टेज को हमें फॉल्ट होने के पहले उस फॉल्ट पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं प्री फॉल्ट वोल्टेज हमारा 1 पर यूनिट है। क्यों 1 पर यूनिट है, क्योंकि सब के सब 1 एंगल, नॉट 1 एंगल 0 तो नहीं बोल सकते हम लोग, ये बोल सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, 1 पर यूनिट पे वर्क कर रहे हैं, 1 पर यूनिट पे वर्क कर रहे हैं। तो नो लोड कंडीशन में V प्री फॉल्ट वोल्टेज, फॉल्ट होने के पहले का वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज, वो 1.0 पर यूनिट ले लेने का है। ठीक है, बाय द टाइम धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल करोगे समझ में आ जाएगा, और फुल कोर्स में इतना न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि अनलोडेड के टाइम पे आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि प्रीफॉल्ट VPF वोल्टेज, प्रीफॉल्ट वोल्टेज क्या लेना है, 1 पर यूनिट लेना है। बट जब लोडेड होगा तो 1 पर यूनिट नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा। ठीक है, क्या आएगा वो सब आगे देखेंगे। आया समझ में? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग फॉल्ट करंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रिले और सर्किट फॉल्ट एनालिसिस कर क्यों रहे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछे, तो हम ये करने के आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फॉल्ट करा के कि वहां पे जितने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होंगे उनकी रेटिंग क्या होगी। और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर। और रिले का जो रेटिंग होता है वो किससे डिसाइड होता है, शॉर्ट सर्किट करंट से। और एमवीए से क्या डिसाइड होता है, शॉर्ट सर्किट एमवीए से सर्किट ब्रेकर का रेटिंग। तो इसीलिए हम लोग फॉल्ट करा के फॉल्ट एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारे
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि रिले और सर्किट ब्रेकर है उनकी रेटिंग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और करंट की रेटिंग से रिले और एमवीए की रेटिंग से सर्किट ब्रेकर डिसाइड होगा। ठीक है, चलो स्टेप्स क्या क्या करना है। कोई भी एक न्यूमेरिकल दिया आपको, न्यूमेरिकल का सबसे पहले आपने तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करे होंगे क्योंकि रैंक बूस्टर सीरीज कोई नए स्टूडेंट तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट ही कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में सब कुछ होगा। फटाफट देखो, सिलेक्ट कॉमन बेस, आपको एक कॉमन बेस सिलेक्ट करना है और पूरा रिएक्टेंस डायग्राम बना देना है। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉल्ट पॉइंट, फॉल्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स इक्विवेलेंट। एक्स इक्विवेलेंट समटाइम्स बहुत सारी जगह पे इसको हम लोग थेवेनिन्स भी बोल सकते हैं, एक्स इक्विवेलेंट और XTH एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कहां से देखना है। देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये एक्स इक्विवेलेंट निकालने में गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट सीखा या कुछ भी सीखा तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने नेटवर्क थ्योरी में भी ये बात बोली है कि आप कहां से देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये, जब भी हम कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये कुछ भी हम फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये होना चाहिए कि वो दो कौन से सिरे हैं, वो जो दो कौन से पॉइंट है जहां से हमें देखना है। क्योंकि अगर वो पॉइंट का देखना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर बदल गया तो चीजें बदल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ी देर के लिए कि सपोज करो ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से लगे हैं। अब मैं बोलूं आपको कि थोड़ी देर के लिए कि आप इस वाले पॉइंट से देखो, इस वाले पॉइंट से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ठीक है। तो ये दोनों काय में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में नजर आ रहे हैं। अब मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए कि काम करो, ये इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको थोड़ा घुमा देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये घुमा दिया। और अब मैंने बोल दिया कि काम करो इधर से, है ना, ये थोड़ी देर के लिए हटा दो, वायर हटा दो, और अब ये यहां से देखो, तो आप काय में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है कि आपको वो दो सिरे पकड़ना है ना, वो दो सिरे पकड़ना है जहां से आपको पूरा इक्विवेलेंट सर्किट देखना है। जैसे समटाइम्स क्या हुआ, ये इस तरीके से सिचुएशन आई आपके सामने, ये आया और ये इंडक्टर आया और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैं अगर यहां से देखूं, यहां से देखना है मुझे, यहां से देखना है एक्स इक्विवेलेंट, तो यहां से मैं कैसे देखूंगा, ये सीरीज में कि पैरेलल में। तो मैं ये क्या करूंगा, यहां से करंट फ्लो किया, है ना, या तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा हो कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे उठा लूं तो ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे, है ना। और अगर ऐसा नहीं दिखना, देखो यहां से करंट फ्लो कराओगे इन दोनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा, है ना, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को हटा को आपको काय में दिखेंगे, पैरेलल में दिखेंगे। बट कई बार मान लो ऐसा ही एग्जांपल दूं मैं आपको, ऐसा ही एग्जांपल दे दूं, ठीक है, और मैं यहां से, चलो वो तो फिर अलग अलग हो जाएंगे, यहां से देख लो तो भी पैरेलल है। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि आपको वो दो पॉइंट सिरे पकड़ना है जहां से आप इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हो। नहीं तो कई बार स्टूडेंट क्या है, सीरीज या पैरेलल में उलझ के रह जाते हैं। तो ये सीरीज पैरेलल में अगर आप उलझ रहे हैं तो इसका मतलब पहले आप क्या करिए, अपने नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स को अच्छा करिए, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेगा, यहाँ ध्यान रखना आप सब लोग। ठीक है, क्या करोगे, एक्स इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है कि फॉल्ट पॉइंट से लगा के, कहां से, फॉल्ट पॉइंट से ग्राउंड तक, फॉल्ट पॉइंट से लगा के टू दी ग्राउंड, ग्राउंड तक का हमें रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि पूरे मसले की जड़ ये एक्स इक्विवेलेंट ही, अगर ये अच्छे से फाइंड आउट कर लिया फिर तो क्वेश्चन क्रैक हो गया आपका। समझ गए, एक्स इक्विवेलेंट क्या है, फॉल्ट पॉइंट से लगा के उस फॉल्ट पॉइंट को पकड़ लीजिए और ग्राउंड पोटेंशियल ढूंढ लीजिए और वहां से आपको पूरे सिस्टम को देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मानते हो ना ये बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक्स इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत आई थी शुरू में, बट अब आप पढ़ लिए होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीज है। अच्छा, सिस्टम अनलोडेड है तो वी प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 पर यूनिट हो जाएगा। तो फॉल्ट करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो ये तो 1 पर यूनिट है, तो 1 बाय एक्स इक्विवेलेंट इन पर यूनिट। एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट इनटू बेस करंट। बेस करंट कैसे निकालोगे, एमवीए बेस डिवाइडेड बाय √3 इनटू केवी बेस। जब एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हो तो √3 लगाना है। पर यूनिट सिस्टम में जब डील करोगे कई बार ऐसे मौके आएंगे जब पर यूनिट में आपको करंट निकालना रहेगा, तब ये √3 नहीं लगता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, उसके बाद एमवीए शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करोगे तो ये क्या करोगे, वीपीएफ आईपीएफ ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 पर यूनिट है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, प्रीफॉल्ट सॉरी फॉल्ट करंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स इक्विवेलेंट, 1 अपॉन एक्स इक्विवेलेंट। ये पी मैंने ऐसे लिख दिया है ना, ये पी नहीं आएगा,
1/x इक्विवेलेंट पर यूनिट में आया। आपको चाहिए कि ये MVA शॉर्ट सर्किट जो पर यूनिट में आया एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, तो बेस MVA का मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस MVA का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले पॉपुलर है यहाँ पे। कौन से दो फॉर्मूले? इस तरीके से करंट निकालना है 1/x इक्विवेलेंट इन पर यूनिट, और MVA एक्चुअल निकालना है तो x इक्विवेलेंट में क्या कर दोगे, MVA का क्या कर दोगे, बेस का मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। और अगर आपको शॉर्ट सर्किट में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी, सॉरी पर यूनिट में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। MVA शॉर्ट सर्किट इन पर यूनिट चाहिए तो 1/x। तो इसीलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले रखते हैं ना, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, सर IF पर यूनिट भी 1/x है और MVA शॉर्ट सर्किट भी 1/x है, तो ये 1/x एक करंट भी MVA भी दोनों की यूनिट अलग अलग है। बट आप देखो कहां से चल के आ रहे हैं हम लोग। ये कहानी इसलिए पॉसिबल हो पाई है कि प्रीफॉल्ट वोल्टेज क्या है, 1 है। इस वजह से कहानी काफी हद तक सेम आई है। ठीक है, चलो तो अब आपको समझ में आ गया। तो बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो पूरा खेल x इक्विवेलेंट पे ही है, तो हमारा फोकस भी कहां है, x इक्विवेलेंट पे ही रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल वाइज, न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं उसका ब्रीफ समराइज कर देता हूं मैं। क्या कर देता हूं, तो देखो एक तो अनलोडेड पे आएंगे न्यूमेरिकल आपके, किस पे आएंगे हमारे, अनलोडेड पे। सिस्टम अनलोडेड है तो प्रीफॉल्ट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और लोडेड, देखो लोडेड सिस्टम और अनलोडेड का मतलब अभी मैंने बता दिया था, अभी रिएक्टेंस डायग्राम में बताया था ना किस तरीके से ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम तो हो सकता है सेम बने, है ना। लोडेड और अनलोडेड दोनों में रिएक्टेंस डायग्राम तो यही बनेगा, बट लोडिंग के कंडीशन में एक इंफॉर्मेशन एडिशनल हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ क्या है, इसका जो शाफ्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा लोड से कनेक्टेड है। तो तब आपका कौन सा केस बनेगा, लोडेड सिस्टम का बनेगा। अब देखो क्या होता है, अनलोडेड और लोडेड में भी मात्र 2% चांस है कि लोडेड से न्यूमेरिकल आए, बट 90% जो न्यूमेरिकल है वो आपके अनलोडेड से ही आते हैं। 98% जो न्यूमेरिकल है वो कहां से आते हैं, अनलोडेड सिस्टम से आते हैं। लोडेड से बहुत कम बार पूरे 25 साल के इतिहास में देखोगे तो एक या दो न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे जो लोडेड सिस्टम से आए हैं, बाकी सारे के सारे किससे आते हैं, अनलोडेड से। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडली सोचोगे तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल देखें तो सिमेट्रिकल से वैसे 20 से 30% ही न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो क्या होगा, लोडेड अनलोडेड के बाद रिएक्टर विथ रिएक्टर का यूज, देखो रिएक्टर एडिशनल लगा दोगे। आपने देखा यहाँ पे कि फॉल्ट करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग रिएक्टेंसेस और बढ़ा देंगे, रिएक्टेंसेस बढ़ा दिया, एडिशनल रिएक्टर अगर हम लोगों ने लगा दिए, रिएक्टर मतलब कि इंडक्टर, वो अगर लगा दिए तो हमारा फॉल्ट करंट और भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमने आगे चल के क्या किया कि फॉल्ट करंट को और रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एक्स्ट्रा रिएक्टर्स भी लगाए। तो एक्स्ट्रा रिएक्टर के साथ में भी न्यूमेरिकल लोडेड में भी आ सकते हैं, अनलोडेड में भी आ सकते हैं, बट ज्यादातर जो रिएक्टर के न्यूमेरिकल होते हैं अनलोडेड के केस में ज्यादा आते हैं। ठीक है, समझ गए। तो